I would never buy residential real estate just to give it on rent. I agree the yield is very poor. लेकिन पता है आपको इसके पीछे भी एक गणित है जो आमतौर पे लोग मिस कर जाते हैं. Oh, what is that? Close your eyes, visualize a थाली है. Okay, I'm picturing it. Yeah, imagine that जहाँ पे राइस होता है वहाँ पे ग्रीन चिलीज का पिकल रख दूँ मैं. Oh God. और जहाँ ग्रीन चिलीज जिस मात्रा में होता है उतना मैं राइस रख दूँ वहाँ पे. एंड देन समबडी कंज्यूम्स दैट एंड देन आस्क यू अरुणिमा क्या लगता है कल क्या होएगा. लोग मार्केट की बहुत चिंता करते हैं. बाजार नीचे जाएगा तो क्या होएगा. अरे भाई तुम 70% तो तुमने पैसा अपना चटनी और अचार में डाल के रखा है. मार्केट अगर बिगड़ेगा तो तुम्हारा तो सबसे पहले पिटाई होएगा. जितनी बार मार्केट अपने ऊपर के लेवल से 10-15% नीचे दिखे ना आपको तब आपका नियम होना चाहिए कि भाई आई शुड इन्वेस्ट. लेकिन लोग क्या करते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पास्ट रिटर्न बढ़िया दिख रहा है, तभी तो अपुनिज भगवान है. इस तरीके का लोगों का थॉट प्रोसेस हो जाता है ना कि मतलब यू नो आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड. दे स्टार्ट शोइंग अनवारंटेड टैलेंट. वन ऑफ माई लर्निंग्स इज दैट कि भाई जो काम डिसिप्लिन से होता है ना उस काम में टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए आपको. अगर मुझे बेंचमार्क कंसिस्टेंटली बीट करना है ना तो पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा. कई बार लोग एग्जाम देने जाते हैं तो बोलते यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है यार, तो अपने को तो पासिंग मार्क तो 50 है. एक काम करते हैं ना 6 चैप्टर की पूरी तैयारी कर लेते, बाकी का 4 नहीं करेंगे. Right. जो 6 चैप्टर में आपने पढ़ाई किया है अगर उसमें से एग्जाम आएगा तो यू विल बी द रॉक स्टार. और अगर एग्जाम बाकी का 4 में से आया तो हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाई खराब से खराब सेक्टर में भी रिलेटिवली बेटर परफॉर्मर्स होते हैं. पैसा वैसे ही बनता है. 2020 में जब कोविड आया ना उसके बाद तो सबने डिसाइड कर लिया फार्मा खरीदना चाहिए. 2018-19 तक तो फार्मा सबसे हेटेड सेक्टर था. जनरली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉरगेट दिस और दे डोंट फोकस इनफ ऑन दिस एंड दैट इज व्हाई देयर पोर्टफोलियोज आर कभी जन्नत में कभी जहन्नुम में. एनालिसिस सब 8-8 10-10 साल का करते हैं और फिर स्टॉक खरीद के 2 महीने में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट not to get carried away with the crowd. एग्जाम्पल देना ना जब पान वाला आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, अरे भाई पान वाला किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता है. ये सब ऐसे बोलने की बातें हैं. डेटा ही देखना पड़ता है. It's like जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ सडनली डिफेंस स्टॉक्स में रैली होने लगी बिकॉज द क्राउड वाज मूविंग इन दैट डायरेक्शन. हमारे रेगुलेटर ने हर जगह लिखा है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर. मैं उसको और बड़ा कहूँगा कि पास्ट परफॉर्मेंस इन मोस्ट केसेस not only it will not be sustained, it might be reversed in future. Right. So you're not supposed to look for best performer, you're supposed to look for consistent performer. Even वो sectors जो ज़्यादातर लोग इग्नोर या फिर घोस्ट करते हैं बट हैव बिन स्टेबल स्पॉटलाइट में नहीं आते. जैसे आई रिमेंबर यू मेंशनिंग इन एन इंटरव्यू कि रियल एस्टेट एक ऐसा वो सेक्टर था जहाँ लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन रिटर्न्स पे उसके बाद. अब आप मेरे को बताओ आज ऐसा बिलीव किस चीज़ के लिए है लोगों का. टुडे इफ यू आस्क मी Hey Ashish, thanks so much for taking time out for this. Thank you, thanks for having me. Amazing. तो ऑडियंस के कॉन्टेक्स्ट के लिए एज ऑफ डेट वाइटो कैपिटल कितना AUM मैनेज करते हैं एंड इन्वेस्टर्स के लिए कैगर बेसिस पे कितने रिटर्न्स जनरेट कर पाए हैं. सो 2 पार्ट्स हैं बिजनेस के. टोटली वाइटोक मैनेजेस मोर देन $10 billion मतलब आप समझिए लगभग 85,000 to 90,000 crores. आई एम CEO फॉर डोमेस्टिक बिजनेस. तो ग्लोबल बिजनेस ये होता है जिसमें हम लोग एज एन FII बाहर से जो सोवरेन वेल्थ फंड्स है, पेंशन फंड्स, एंडाउमेंट फंड्स, रिच पीपल इन स्विट्ज़रलैंड, UK, यूरोप, मिडल ईस्ट, सो बाहर से जो पैसा हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं वो है करीब $6 billion, 50,000 करोड़ के आसपास. और जो हम इंडियंस का पैसा मैनेज करते हैं यहाँ पे जिसका मैं CEO हूँ वो आप समझिए लगभग 33 से 34,000 करोड़. सो जस्ट शॉर्ट ऑफ $4 billion. और रिटर्न्स तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है क्योंकि एज एन FI हम मैनेज कर रहे थे, फिर हम ऑल्टरनेट फंड्स, PMS ये सब मैनेज कर रहे थे. लेकिन क्योंकि आपका क्वेश्चन पब्लिक एट लार्ज के लिए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए शायद है, मैं समझता हूँ, तो हमने अपना फर्स्ट फंड एग्जैक्टली 3 साल पहले लॉन्च किया विच इज़ कॉल्ड फ्लेक्सी कैप फंड. तो उसका रेफरेंस पॉइंट मैं देता हूँ आपको. दैट इज़ अबाउट यू कैन से 19 to 20% कंपाउंडेड रिटर्न सिंस लास्ट 3 years. और क्योंकि हम लोग एक्टिव फंड्स मैनेज करते हैं तो केवल रिटर्न बताना काफ़ी नहीं होता है, तो इंडेक्स से 3.5% ज़्यादा साल दर साल. ये तो था वाइटो कैपिटल की कहानी. अब लेट्स टॉक अबाउट योर पर्सनल पोर्टफोलियो. आपका एसेट एलोकेशन एज ऑफ टुडे कैसा दिखता है? जैसे मेरे इंडस्ट्री में या जो मेरे साथ काम करते हैं काफ़ी सारे लोग हमेशा ये बताते हैं कि भाई केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, केवल इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग. फॉर द फर्स्ट 15-20 मे बी 20 years ऑफ माई वर्किंग लाइफ 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट करता था लगभग, मतलब ऑलवेज. लेकिन पिछले थोड़े समय से आई हैव डाइवर्सिफाइड.
like it is Okay. equity and real estate. तो इन So, दोनों में क्या स्प्लिट है? it will be almost, I would say that 50 to 60% equity and about 40 to 50% real estate, इस तरीके का स्प्लिट होगा लगभग. ये चेंज कैसे आया आपके मन में? लाइक हाउ डिड यू सडनली फील लाइक कि नहीं, अब रियल एस्टेट माइट बी अ गुड अपॉर्चुनिटी? मार्केट का सर्कमस्टांस और मेरे पर्सनल फाइनेंशियल या लाइफ का सर्कमस्टांस, बोथ द थिंग्स. एंड यू शुड ऑल्सो क्लैरिफाई, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है, जो रिस्क प्रोफाइल है और जिस तरह आप सोचते हैं वर्सेस माई एज प्रोफाइल और मेरी जो रिक्वायरमेंट, दे विल बी डिफरेंट थिंग्स, राइट? सो वी शुड बी क्लियर दैट भाई सब लोग जो हमारी बात सुनते हैं उनको जो मैं कर रहा हूँ वो करना शायद रेलिवेंट भी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है. हाँ, कॉपी पेस्ट अप्रोच शायद ना चले यहाँ पे. Absolutely not. But yes, since the question is about me, I'll answer my perspective. तो लाइफ पर्सपेक्टिव ये है कि भाई आई एम नाउ नियरिंग 50. तो वाई आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? आई स्टार्टेड इन द एंड ऑफ 2020, 5 साल पहले. और मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो कमर्शियल रियल एस्टेट में करता हूँ. द रीज़न इज़ बिकॉज 2-3 चीज़ें मेरे को समझ में आती हैं कि भाई कमर्शियल रियल एस्टेट जो होता है इसमें ऑब्वियसली आप जानते हैं कि भाई यू आर इन्वेस्टिंग इन गुड कमर्शियल प्रॉपर्टी and the property is leased out to good tenants like banks, financial institutions or some good companies basically, and obviously it gives you rent every month. अब मुझे रेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं जब रिटायर करने की सोचूं और मैं जो रेंट आती है उसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो करंटली व्हाट आई हैव डन दैट लेट्स से इफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज 100, so I'll put 30, the bank will put 70. So if the rent keeps paying the EMI, तो EMI में आप जानते हैं कि इंटरेस्ट कंपोनेंट भी होता है, प्रिंसिपल का कंपोनेंट भी होता है. राइट. जब ब्याज दर घटते हैं तो EMI में प्रिंसिपल का कंपोनेंट बढ़ने लगेगा रीपेमेंट में. तो समझो 10 साल तक ऐसा चला कि भाई द रेंट कीप्स पेइंग द EMI. तो 3-4 चीज़ें होंगी. पहली चीज़ ये होती है कि भाई रेंट कीप्स इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ अबाउट 5% पर ईयर, राइट? इफ़ आई यूज़ ऑल द रेंट टू पे द EMI, तो EMI में ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल कम होगा और मेरी इक्विटी बढ़ेगी. तो 10 साल में जो शुरुआती तौर पे मेरी इक्विटी 30 थी, बैंक की 70 थी. अब वो फिर उन्होंने रिवर्स कार्ड हो गया है. थर्ड इज दैट द प्रॉपर्टी प्राइस माइट अप्रिशिएट. इफ आई बॉट इन 2020, 2021, प्रॉपर्टी प्राइस माइट अप्रिशिएट. इज इफ इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन, मेरा प्रॉपर्टी का यील्ड 8-9-10% अगर चलता है और इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होगी. सो ये मेरा एक यू कैन से कि रिटायरमेंट प्लानिंग था जो मैंने 45 ईयर्स के एज में स्टार्ट किया, ये जानते हुए कि भाई रिटायरमेंट कल नहीं होने वाला है, 10-15 साल के बाद होने वाला है. दैट्स व्हाई आई डिड दिस. एंड एट द सेम टाइम इट हैड अ फेयर अमाउंट ऑफ रिस्क. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि रियल एस्टेट तो नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर लोग बोलते हैं लिवरेज कभी नहीं करना चाहिए. अब ये इट्स अ गुड एडवाइस बट इट्स नॉट प्रैक्टिकल, क्योंकि लिवरेज अगर आप हेल्दी तरीके से करो तो करना चाहिए, क्योंकि जिसके पीछे एक सॉलिड एसेट है जिसकी वैल्यू है तो इट इज़ बैक्ड बाय एन एसेट, राइट? सेकंड, आई हैव एडिक्वेट इक्विटी इन इट. ऐसा नहीं कि भाई पूरा 100% मैंने बोरो करके किया है. एंड थर्ड थिंग, ऐसे चीज़ के लिए लीवरेज करो कि भाई जिसके पीछे कैश फ्लोज हैं, राइट? बिकॉज द कैश फ्लोज आर पेइंग फॉर द लीवरेज, आई एम नॉट पेइंग फ्रॉम माई पॉकेट. एंड लास्ट थिंग आई टेल यू इज दैट लॉट ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट दे से रियल एस्टेट में नहीं करना चाहिए. आई थिंक रॉन्ग लॉजिक है, क्योंकि अगर आप आर्थिक व्यवस्था के लिए बुलिश हैं, अगर आप कंपनियों के परफॉर्मेंस के लिए बुलिश हैं, तो रियल एस्टेट इज़ अ बिग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. ऐसा जनरली होता नहीं है कि लंबे अरसे के लिए आर्थिक व्यवस्था अच्छा करे, कंपनियां भी अच्छा करें और रियल एस्टेट का अपटेक नहीं बढ़े. ये बहुत हटके अप्रोच है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही समझते हैं कि रियल एस्टेट मीन्स हाई टिकट साइज, मीन्स लो लिक्विडिटी, एंड यंग पीपल को तो अवॉइड ही करना चाहिए. बट फॉर कमर्शियल रियल एस्टेट दिस अप्रोच इज़ काफ़ी कॉन्ट्रेरियन. यंग लोगों को अवॉइड करना चाहिए फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि भाई सबके अपने अपने गोल्स होते हैं. ये मैथ जो आपने एक्सप्लेन किया वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में नहीं अप्लाई करेगा, राइट? I personally feel you should only buy for self-consumption. Second thing is even residential real estate. If you smartly leverage, there's nothing wrong. Because आजकल residential real estate का rate 7.5-8% पे भी लोन मिल रहा है. बट रेंटल यील्ड तो 2-3% ही है ना? Yeah, Ardima. So I'm not saying you should never buy to give it on rent. I would never buy residential real estate just to give it on rent. I agree the yield is very poor. लेकिन पता है आपको इसके पीछे भी एक गणित है जो आमतौर पे लोग मिस कर जाते हैं. Oh, what is that? बहुत सिंपल गणित है लेकिन सोचते नहीं उसके बारे में लोग. देखिए यील्ड जब आप बोलते हो उसमें न्यूमरेटर भी होता है, डिनोमिनेटर भी होता है. ऐसा है क्या कि रेंट ऊपर नहीं जाते? Of course जाते हैं. Rent keeps going up, ना? Yeah. Like I live in a suburb of Mumbai called Goregaon. The building in which I live, जब मेरा घर तैयार हो रहा था मैं खुद रेंट पे रहता था उस बिल्डिंग में, राइट? 2020 से 2021 एक साल के लिए जिस घर का रेंट मैंने खुद चुकाया 85,000 रुपीज़, वो आज मेरे बिल्डिंग में वो रेंट 1,40,000 रुपया है. वो फिर भी यील्ड 2% है या 3% है. अब मेरे को बताओ, जिस चीज़ का एनुअल यील्ड 10 लाख रुपया था उसका एनुअल यील्ड 15 लाख हो गया,
फिर भी उसका अगर आप समझते हो कि यील्ड 3% है समझो, तो भाई जब 10 लाख था और 3% यील्ड था तो घर का दाम 3 करोड़ था, 15 लाख है फिर भी यील्ड 3% है, अब बताओ दाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ा? सो लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, द रेसिडेंशियल यील्ड इज लो नॉट बिकॉज द रेंट इज लो, द रेंट इज गोइंग अप बट द डिनोमिनेटर इज गोइंग एज मच और गोइंग फास्टर देन द रेंट. क्यों डिनोमिनेटर क्यों ऊपर जा रहा है? क्योंकि घर के दाम बढ़ रहे हैं. घर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई एंड यूज़र की डिमांड है वहाँ पे. इनफैक्ट मैं हमेशा लोगों को उल्टा समझाता हूँ कि अगर रेजिडेंशियल रेंटल यील्ड इफ़ इट इज़ हाई एंड इफ़ इट रिमेन्स हाई, इट मीन्स वहाँ पे केवल फ्लोटिंग पॉपुलेशन है और एंड यूज़र डिमांड नहीं है. जैसे दुबई में रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का यील्ड 7% है, 8% है. क्यों 7-8% है? क्योंकि एंड यूज़र नहीं है, खरीद के रखने वाला कोई नहीं है. सब आते हैं 3 साल रहते हैं फिर वो रिवॉल्विंग डोर सिचुएशन हो गई. सो वेयर देर इज़ अ फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ पे रेंटल डिमांड ज़्यादा होती है और एंड कंज्यूमर की डिमांड कम होती है. तो प्रॉपर्टी का दाम नहीं चलता है, लेकिन जिसके पास प्रॉपर्टी है उसको यील्ड अच्छी मिलती है. ह्यूमन माइंड जो है ना, साइकोलॉजिकली किसी भी रेशियो में हमको खाली न्यूमरेटर दिखता है, अर्निंग्स, कैश फ्लोज, प्रॉफिटेबिलिटी, यील्ड. डिनोमिनेटर लोग सीन जोन कर देते हैं. बढ़ता हुआ नजर नहीं आता किसी को. तो बैड न्यूज़ इज नॉट ऑलवेज बैड न्यूज़, कैन बी गुड न्यूज़ ऑल्सो. डबल नेगेटिव. डबल नेगेटिव, वन पॉजिटिव. इक्विटी एलोकेशन पे आते हैं. आपने बोला 50% 50 to 60% गोज इन इक्विटी. उसका क्या ब्रेकअप है? सी पहले मैंने एक डिस्क्लेमर दिया था, आई एम नॉट अ वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर, आई एम ऑल्सो नॉट अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर. सो ये सब नोबडी शुड डू व्हाट आई डू, राइट? So I am fully into multi-cap kind of. I mean, I'm not a defensive investor. I don't put money in hybrid funds or liquid funds. I mean, I may have some money, in a liquid fund or in the bank for me to, have some emergency requirement. But otherwise, all multi-cap. I mean, a mix of large, mid, and small cap. And large cap may not necessarily be the largest part of the portfolio. So it's always a mix. ओके, तो वो 50% इज मोस्टली पब्लिक इक्विटी एंड उसमें. Oh yeah, sorry. If you say is it public equity, it's a mix. It will have private equity. It will have public equity. तो ये पब्लिक वर्सेस प्राइवेट में क्या स्प्लिट है? I would say that let us say if you take say 100 में से आपने 60 कर दिया, तो 60 में से अगर आप say 20%, so 1/3 of the 60% unlisted, private and say, like pre-IPO, like White Oak manages a pre-IPO fund, for example. So unlisted, like there's a classmate of mine who manages a venture fund. Right? There was another, very leading venture fund where a colleague of mine used to work. So I have invested in unlisted also, so it's a mix. But yeah, I mean, whatever is listed equity is fully multi-cap. Fully multi-cap. Absolutely. Wow, this is a very vibrant portfolio. I hope it's not just vibrant and makes returns. Of course, fingers crossed. अब क्या हो ना, पिछले 5 सालों में काफ़ी इन्वेस्टर्स को 18 to 20% रिटर्न्स मिले हैं. एंड उस रिटर्न्स का चस्का से देर एक्सपेक्टिंग कि आगे भी यही होगा. बट इट्स अ बिट अनरियलिस्टिक अगर हम करंट मार्केट ट्रेंड को देखें. Yeah, of course. तो उसकी वजह से, उस डेंजर या पोटेंशियल डाउनफॉल की वजह से लोग अब SIPs भी रोक रहे हैं. Yeah. तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अगली डेकेड के लिए क्या रियलिस्टिक रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए? सी एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट मैटर करता है. जैसे आपने काफ़ी रेलेवेंट चीज़ बोली कि भाई जो पिछले 5 साल में इन्वेस्ट किया है उसका 19-20% है. यू माइट नो अरुणिमा दैट इन 2018 जनवरी 2018 फरवरी 2018 में निफ्टी 11,000 पे था. बिफोर कोविड फरवरी 2020 निफ्टी 12,500 था. तो क्या है कि भाई जो फरवरी 2020 में आया है और जो आज 5.5 साल के बाद निफ्टी देख रहा है, तो उसका तो 5.5 साल के बाद भी डबल है ना. तो 5.5 साल में डबल हुआ है तो भाई 13-14% है. जो 2018 जनवरी फरवरी में आए और निफ्टी को देख रहे हैं व्हेन निफ्टी वाज ऑलरेडी 11,000, और वो आज अगर निफ्टी को 24,500 देख रहे हैं तो भाई 7.5 साल के बाद जस्ट ओवर डबल है. तो उसका भी रिटर्न कम है. ऑन योर क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर, right, you're right in pointing out that people have got high return on an average, and on an average what also happens is that long period return of Nifty Sensex is thought to be 14-15% compounded. If you see, our liberalization was 1992, तो वहाँ से लेकर के सेंसेक्स इससे 14-15% कंपाउंडेड रिटर्न. बट वो रिटर्न किस दौर में आया? जब गवर्नमेंट के बोरोइंग, the government itself was borrowing at 9%, 9.5%, sometimes 8.5%, sometimes 8%. The inflation rate was 6%. So what happens is that ultimately, if the government is borrowing at 8-9%, then people who put money in the stock market and take risk, they deserve 14-15%. Correct? But today, the government is paying 6%.
So if you take risk and you think that okay you should get some risk premium more than the risk free rate मतलब गवर्नमेंट जिस रेट पे बोरो करती है, तो अगर गवर्नमेंट 8 के बजाय 6 पे बोरो करती है, इन्फ्लेशन भी कम हो गया, इंडिया का इकोनॉमिक और कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी सुधर गया जिसकी वजह से रिस्क प्रीमियम भी नीचे आ गया, तो पास्ट में 14-15 मिला तो आगे जाके 10-12 मिलना चाहिए ना, जो रियल टर्म्स में कम नहीं है, नॉमिनल टर्म्स में तो कम होगा ना। तो अगर पिछले थोड़े समय में 14-15 या ज़्यादा आया है तो आगे जाकर के 10-12 एक्सपेक्ट करना चाहिए, और वो भी कोई कम नंबर नहीं है। देयर इज़ अ वेरी फेमस स्टेटमेंट बाय ए वेरी स्मार्ट पर्सन, यू नो, दैट स्टेटमेंट इज़ दैट द बिगेस्ट ऑफ मिस्टेक्स happen when you go out seeking higher yields in an otherwise low yield environment. See, we are right now in what I would call an otherwise it's a low yield environment because the government is borrowing at 6%. Inflation is 3 to 4%. Your bank FD rates are also 6%. तो जब भाई पूरे गांव का 6% पे काम चल रहा है, तब आप 18% ढूंढने जाओगे तो या तो आपको मिलेगा नहीं, या तो आप मेरे को बताओ जब बैंक 9% में पैसा दे रही है तब 18% में आपसे बोरो करेगा कौन? राइट, जिसको कोई नहीं दे रहा वही बोरो करेगा। वाओ, दैट्स अ वेरी प्रोफाउंड लाइन। स्पीकिंग ऑफ विच, मेरे को एक और प्रोफाउंड इन्वेस्टिंग लेसन याद आ रहा है बाय मिस्टर वॉरेन बफेट, एंड आई थिंक ही सेड समथिंग लाइक कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग, राइट, जहाँ एक जगह लोग जा रहे हैं, यू गो दी अदर वे, एंड वहाँ पे शायद डेल्टा मिले रिटर्न्स में। लेकिन it sounds fun and easy लेकिन it's also very tough. How do we know when are others being greedy ताकि हम उस वक्त contrarian approach ले पाए? So let's take a pertinent example. आप तो हमारे इंडस्ट्री को, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आप फॉलो करते हैं, राइट? यू ऑल हैव लाइक अ ह्यूज रोल टू प्ले इन आवर इंडस्ट्री। पिछले एक साल में जितनी बार भी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स का मंथली डेटा आता है ना, उतनी बार मैंने देखा है कि लगभग कभी 20%, कभी 25% पैसा लोगों का थीमेटिक फंड्स और सेक्टर फंड्स में लगता है, ऑलमोस्ट 40% पैसा लोगों का स्मॉल कैप और मिड कैप में लगता है, और सेक्टर और थीम में भी लोगों का पैसा किस में लगता है? मोमेंटम, एनर्जी, PSU, डिफेंस, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मार्केट 70% लार्ज कैप है और मार्केट 70% ये सब बड़े सेक्टर्स हैं, और लोग 70% पैसा डाल कहाँ पे रहे हैं? जो मार्केट का एक छोटा हिस्सा है वहाँ पे। नाउ विजुअलाइज अ थाली, right? If you want, close your eyes, visualize a thali and imagine that जहाँ पे राइस होता है वहाँ पे ग्रीन चिलीज का पिकल रख दूँ मैं। Oh God. और जहाँ ग्रीन चिलीज जिस मात्रा में होता है उतना मैं राइस रख दूँ वहाँ पे, एंड देन somebody consumes that and then ask you, अरुणिमा क्या लगता है कल क्या होएगा? कल तो बस वॉशरूम के ही चक्कर लगेंगे। लोग मार्केट की बहुत चिंता करते हैं, ट्रम्प साहब ने ऐसा किया तो क्या होएगा, मेरे पोर्टफोलियो का क्या होएगा, बाजार नीचे जाएगा तो क्या होएगा। अरे भाई, तुम 70% तो तुमने पैसा अपना चटनी और अचार में डाल के रखा है। मार्केट अगर बिगड़ेगा तो तुम्हारा तो सबसे पहले पिटाई होएगा। इफ़ यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द अदर्स देन यू कैन सी द डेटा एंड सी ना व्हाट मिस्टेक अदर्स आर मेकिंग। ऐसा कभी कभी लोगों को गलत एहसास होता है कि क्राउड को देखना मतलब इज इट सम सब्जेक्टिव असेसमेंट, लाइक यू नो एग्जाम्पल देता ना, जब पान वाला आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, अरे भाई पान वाला किसी को रिकमेंडेशन नहीं देता है, ये सब ऐसे बोलने की बातें हैं। डेटा ही देखना पड़ता है, डेटा ही देखना पड़ता है। इट्स लाइक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सडनली डिफेंस स्टॉक्स में रैली होने लगी बिकॉज द क्राउड वाज मूविंग इन दैट डायरेक्शन। So of course I do believe that the indigenization of defense equipment and investment in defense in India, in Europe, I do believe manufacturing and defense as a sub-segment of manufacturing, I agree that उसमें बहुत investment होगा, indigenization भी होगा, और उसमें आगे जा करके it will work. But the question is that is it already priced in? And second is what makes you think about it? आपके triggers सही हैं या गलत हैं? Is it that you observed something in the fundamentals, or is it that just because there is a skirmish on the border you started buying defense stocks? I definitely remember last year in July 2024 sometime I checked. In July 2024 the 5-year CAGR of defense index was 60% compounded. अब एक साल बाद समझो गिरा उठा फ्लैट है, थोड़ा कम हुआ होगा, 40-45% कंपाउंडेड के ऊपर होगा उसका 5-year CAGR. सो उसका फ्यूचर ब्राइट है, बट शेयर के दाम ऑलरेडी इतने चल गए हैं। आई अंडरस्टैंड कि टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा देर इज़ अ चांस कि यू गेट सम अल्फा, लेकिन विनर्स ऑल्सो कीप रोटेटिंग। तो उन विनर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो क्या डेटा पॉइंट्स है जो हमें एनालाइज करने चाहिए? आपने अभी मेंशन किया कि डेटा को देखो, डेटा के हिसाब से वो क्या 3-4 चीज़ें दैट वी शुड कीप इन माइंड? व्हेन यू इन्वेस्ट, यू वांट टू इन्वेस्ट इन अ सेक्टर और अ फंड which will be top performer when you are invested, or you want to invest in a sector or a fund which is top performer today
based on its past data. जो आगे परफॉर्म करे ऑफ कोर्स. There was some analysis which I had done with the help of my friend, which actually shows, take an example, that on 1st of January in say 2010, you selected a scheme which is the best performing scheme in the previous 3 years, okay, and you invest in that. Let's say you invest in a fund which was number 1 rank in last 3 years. What is the probability, Arunima, that it will be number 1 in the next 3 years also? ये एक ट्रिक क्वेश्चन लग रहा है. तो आई एम गोना से very low probability. You're absolutely right. I know you're a good student. Let's say there are 200 diversified equity funds. You invest in the fund which is ranked number 1 in the last 3 years. What is rank correlation? कि भाई आने वाले 3 साल में उसका रैंक किधर आएगा? So your rank in the previous 3 years and your rank in the next 3 years, उसका correlation is basically not even 0.2, 0.3. There is no correlation. If at all, sometimes there is inverse correlation. Let's say 200 फंड है और एक ऐसा फंड है जो अच्छा करता है तो उसका रैंक 10वां आता है, और ख़राब करता है तो उसका रैंक 30th आता है. एग्जाम्पल, राइट? दैट इज़ अ मोर बैंकेबल फंड देन लुकिंग फॉर अ फंड जो अभी नंबर 1 है. हमारे रेगुलेटर ने हर जगह लिखा है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ द फ्यूचर परफॉर्मेंस. मैं उसको और बड़ा कहूँ कि पास्ट परफॉर्मेंस इन मोस्ट केसेस not only it will not be sustained, it might be reversed in. So you're not supposed to look for best performer, you're supposed to look for consistent performer. Even वो सेक्टर्स जो ज़्यादातर लोग इग्नोर या फिर घोस्ट करते हैं बट हैव बिन स्टेबल बट स्पॉटलाइट में नहीं आते. जैसे आई रिमेंबर यू मेंशनिंग इन एन इंटरव्यू कि रियल एस्टेट एक ऐसा वो सेक्टर था करेक्ट जहाँ लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया लेकिन रिटर्न्स फिर उसके बाद मोस्ट हेटेड था ना 2020 में, राइट? क्योंकि उसके पिछले 10 साल में परफॉर्मेंस बहुत ख़राब था. आर्थिक व्यवस्था में काफ़ी सारी अड़चन थी. बैंक्स नॉट लेंडिंग बिकॉज 10 lakh crore वर्थ ऑफ NPAs. देन रेरा, GST, डिमोनेटाइजेशन, IL&FS डिफ़ॉल्ट हुआ तो क्रेडिट क्राइसिस, NBFCs और बैंक्स की दिक्कतें बढ़ गई 2019 में, एंड देन इट कल्मिनेटेड विद कोविड. तो 2020 आते आते तो बच्चे का बिलीफ ये था कि भाई रियल एस्टेट में तो कुछ हो ही नहीं सकता है. अब आप मेरे को बताओ आज ऐसा बिलीव किस चीज़ के लिए है लोगों का? टुडे इफ़ यू आस्क मी, टेक, IT, कुछ AI layoffs. हाँ, पीपल हैव सेड कि भाई US इकोनॉमी इज़ बैड सो IT में कुछ नहीं होएगा. AI की वजह से IT के जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे, राइट? तो ये कोई रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, बट हमेशा ये देखना चाहिए सबसे पॉपुलर मत देखो. थोड़ा ध्यान उधर दो कि जहाँ पे सबने डिसाइड कर लिया कि भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता है. व्हेन यू आर बीइंग कॉन्ट्रा, देयर आर 2-3 थिंग्स टू लुक फॉर. फर्स्ट इज़ कि भाई समटाइम्स यू माइट एंड अप बीइंग अर्ली, तो पेशेंस होना चाहिए. 2020 में अगर आप रियल एस्टेट ले लेते तो 2021-22 तक उसमें कोई तेज़ी नहीं आई थी. 2021 में तो कोविड का सेकेंड वेव आ गया था. 2022 में तो जनवरी में ओमिक्रॉन आ गया था, राइट? सो ट्वाइस देयर वर फियर्स. सेकेंड थिंग इज़ दैट कि भाई कभी कभी क्या है कि यू जस्ट नीड सेंटिमेंट टू चेंज टू मेक मनी, एंड समटाइम्स you need government policy or the weather or macroeconomics to change. Right. You should be very clear कि what needs to change for this to not remain contra, and what needs to change for you to realize or unlock the value. Okay, speaking of patience, I know आपने 25 years में काफ़ी सारे मार्केट साइकिल्स भी देखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2001 बबल या फिर 2008 क्राइसिस, 2020 का जो क्रैश हुआ था. तो जब मार्केट्स में डाउन टर्न होता है एंड अपने पोर्टफोलियो में वी सी सिग्निफिकेंट ड्रॉ डाउन, तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम काफ़ी लोग स्टॉक्स को बेच देते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसे निकाल देते हैं. इज़ दैट द राइट अप्रोच? There's this very famous actress, right, who said that if you cannot handle me at my worst, you sure as hell don't deserve me at my best. Yeah. So that applies to investing, right? मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और बस फिर एक तरफा सब अच्छा ही अच्छा चलेगा, doesn't work that way. इक्विटी मार्केट्स के बारे में 2-3 चीज़ें समझना चाहिए. पहली चीज़ ये समझना चाहिए कि भाई जैसे हमने बहुत सहजता से बड़े आराम से हम बोलते हैं ना भाई पिछले 32 साल का कंपाउंडेड रिटर्न 14-15% है, तो कोई 14 स्ट्रेट लाइन में थोड़ी आता है. औसतन ऑन एन एवरेज हर 5 साल में पैसा डबल होता है, बिकॉज द रिटर्न इज़ 14-15% कंपाउंडेड. तो औसतन ऑन एन एवरेज हर 5 साल में पैसा डबल होता है. तेज़ी के समय में 3 साल में होता है, और ख़राब जब आर्थिक व्यवस्था और कंपनियों का प्रदर्शन खराब होता है तो 7-8 साल में होता है. जब हम इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं
कई बार मैंने देखा है कि एक्सपर्ट्स FIIs एंड DIIs के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को भी ट्रैक करते रहते हैं. Yeah. एंड एक कहावत भी है मार्केट में कि जैसे ही US में कोई छींकता है, यहाँ निफ्टी बेड रेस्ट पे आ जाता है, राइट? एंड ट्रम्प इज पुटिंग बैक टू बैक टैरिफ्स अभी हाल ही में. What explains this correlation and हमें इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए US इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी के बीच में? सी इन द शॉर्ट टर्म तो क्या है कि भाई पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट इज़ वन स्टॉक मार्केट. इन द शॉर्ट टर्म सारी चीज़ें आपने जो बोला कि भाई कहीं पे किसी को छींक आती है तो हमको बुखार हो जाता है, दैट इज़ ट्रू. इन द शॉर्ट टर्म इट इज़ ट्रू बिकॉज क्या है कि भाई मनी इज़ फंजिबल, मनी फ्लोज अक्रॉस द वर्ल्ड. यू नो द US प्रेसिडेंट इज प्रॉब्ली द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन अर्थ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. क्लोज सेकंड इज इलॉन मस्क अभी. Yeah, I mean, I have no doubt about it. War in Europe, war in West Asia, Indian borders also. So whenever such things happen, global flows will get disturbed, right? Because there's so much turbulence, people will say, bhai, you know, let's hold back for a while. बट लंबे अरसे में है ना, लंबे अरसे में अल्टीमेटली हमारी मार्केट में वही परफॉर्मेंस आएगा जो हमारी कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ होएगा, और अमेरिका की मार्केट में वही परफॉर्मेंस आएगा जो उनकी कंपनियों का अर्निंग ग्रोथ होगा. आई कैन गिव स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ दिस. जैसे अगर आप जैसे यू डिकेड लीजिए आप 2000 से 2010, तो 2000 से लेकर के वो टेक बबल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्रैश एंड द मिडल ईस्ट वॉर एंड द वॉर इन अफगानिस्तान, US मार्केट्स जब गिरे ना तो हमारे मार्केट्स भी गिरे. ओके, देन केम 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, तभी भी जब US का मार्केट गिरा हमारा मार्केट भी गिरा. तो ये दो शॉर्ट टर्म इंस्टेंसेस दिए मैंने आपको. लेकिन अगर आप पूरा दशक देखेंगे ना 2000 से 2010, तो अल्टीमेटली इंडियन कंपनीज का 14 to 15% कंपाउंडेड अर्निंग ग्रोथ आया, और इंडिया के स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी 15 से 18% कंपाउंडेड आया, और US का पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड पुअर कॉर्पोरेट ग्रोथ. इफ़ आवर फंडामेंटल्स आर गुड, कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो यू नो जैसे एक कहीं पे बोलते हैं ना कि जस्टिस कैन बी डिलेड बट नॉट डिनाइड, वो मार्केट्स में भी इट्स ट्रू. योर रिटर्न्स, इफ योर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इज गुड, रिटर्न्स कैन बी डिलेड, दे कैन नॉट बी डिनाइड. आई अंडरस्टैंड दैट, बट एट द सेम टाइम जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की बात करें, इट्स रियली टफ टू फोकस ऑन द बिगर पिक्चर, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो ये सभी फटता है, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, रेगुलेटरी चेंजेस हो गए. तो वो क्या माइंडसेट हमें रखना चाहिए? सो आई टेल यू इंटरेस्टिंग पीस ऑफ डेटा. यू नो जैसे हमने 2-3 बार बताया, विच इज़ फैक्ट ऑल्सो, दैट पिछले 32 साल में तो जो कंपनियों का अर्निंग्स ग्रोथ है या सेंसेक्स का ग्रोथ है, दैट इज से 13-14% कंपाउंडेड. यू नो लॉन्ग रेंज इक्विटी रिटर्न, वी नो दैट. बट यू नो द इंटरेस्टिंग पार्ट, लंबे अरसे में तो ऐसा बनता है 14% कंपाउंडेड. बट अगर आप कैलेंडर ईयर्स देखें या फाइनेंशियल ईयर्स देखें, तो भाई लंबे अरसे में तो 14% कंपाउंडेड बना है, बट आपको पता है हर साल अपने ऊपर के लेवल से एक बार मार्केट 15-20% गिरता है. तो जितना लॉन्ग टर्म का रिटर्न है ना, उतना इंट्रा ईयर वॉलेटिलिटी भी है. दैट इज़ वाई पीपल आर नॉट एबल टू रिमेन इन्वेस्टेड. जितनी बार अपने ऊपर के लेवल से मार्केट 10-15%, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, अगर स्मॉल कैप की बात करें तो 20-25% भी गिरता है कई साल. लेकिन जितनी बार मार्केट अपने ऊपर के लेवल से 10-15% नीचे दिखे ना आपको, तब आपका नियम होना चाहिए कि भाई आई शुड इन्वेस्ट. लेकिन लोग क्या करते हैं, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, पास्ट रिटर्न बढ़िया दिख रहा है, तभी तो अपुनिज भगवान है, इस तरीके का लोगों का थॉट प्रोसेस हो जाता है ना कि मतलब यू नो आई एम द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड. जब भी मार्केट अपना 15-20% दिखाता है ना, लोगों का माइंड उसके ऊपर से चेंज हो जाता है. एंड देन पीपल स्टार्ट शोइंग अनवारंटेड टैलेंट. मतलब कि भाई नीचे गिरा तो अभी अरे रुको और गिरेगा, रुक जाते हैं, SIP रोक लेते हैं. ऊपर चला गया तो बोले ये तो और ऊपर जाएगा, इंडिया का अमृतकाल आने वाला है, और लगा लेते हैं. लास्ट 25-26 ईयर्स वन ऑफ माई लर्निंग्स इज दैट जो काम डिसिप्लिन से होता है ना, उस काम में टैलेंट नहीं दिखाना चाहिए आपको. पीपल अननेसेसरीली शो टू मच टैलेंट. बट इफ आई वांट टू बीट द इंडेक्स कंसिस्टेंटली, देन माई पोर्टफोलियो आई शुड मेक इट कीपिंग इन माइंड, लाइक आई डोंट थिंक आई शुड फॉलो द इंडेक्स, बिकॉज देन वाई विल पीपल गिव मी मनी. एंड एट द सेम टाइम आई शुड नॉट बी इंडेक्स एग्नोस्टिक, मीनिंग यू नो BSE 500 बेंचमार्क फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड है, पैसा पूरा लगा दिया स्मॉल कैप में, राइट? वी कैन नॉट बी बेंचमार्क एग्नोस्टिक and we cannot be benchmark itself. So we have to make a portfolio such that we will consistently beat the index. So we have to be benchmark aware. When you make your own portfolio, you don't even look at what is the broader market or what is the benchmark or what is Sensex, Nifty or BSE 500. When you make your own portfolio, willy-nilly it becomes a list of favorite stocks. Correct? अब आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा ना, उसको आप एग्जाम के पेपर से कंपेयर करो. आप देखो, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, हमने सबने कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, राइट? सो बेंचमार्क है ना, वो पूरा सिलेबस जैसा है. अगर मुझे बेंचमार्क कंसिस्टेंटली बीट करना है ना, तो पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा. कई बार लोग एग्जाम देने जाते हैं,
तो बोलते यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है यार, मतलब 10 चैप्टर है इसमें, तो अपने को तो पासिंग मार्क तो 50 है। एक काम करते हैं ना, 6 चैप्टर की पूरी तैयारी कर लेते, बाकी का 4 नहीं करेंगे। राइट। अभी आप मेरे को बताओ एग्ज़ाम में क्या होएगा, जो 6 चैप्टर में आपने पढ़ाई किया है, अगर उसमें से एग्ज़ाम आएगा तो आप तो यू विल बी द रॉक स्टार, और अगर एग्ज़ाम बाकी का 4 में से आया तो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। मतलब वो वाला। राइट। सो क्या है कि हम कभी भी सिलेबस का तैयारी या एग्ज़ाम का तैयारी ये फोरकास्ट करके नहीं करते ना कि ये 4 चैप्टर में से आएगा बाकी 4 का नहीं आएगा। राइट। सो सेम वे अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ऐसे ही मान के चल गए कि भाई ये 4 सेक्टर ही चलेगा, दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। उसमें भी कंपनियां हैं, वो भी कुछ काम कर रही हैं, उसमें भी कुछ कंपनियां कैश फ्लो बना रही हैं। हमारा एक्सपीरियंस ये बताता है कि भाई खराब से खराब सेक्टर में भी रिलेटिवली बेटर परफॉर्मर्स होते हैं, पैसा वैसे ही बनता है। 2020 में जब कोविड आया ना, उसके बाद तो सबने डिसाइड कर लिया फार्मा खरीदना चाहिए। 2018-19 तक तो फार्मा सबसे हेटेड सेक्टर था। तो हु विल बाय इन 2018, हु विल गो अराउंड लुकिंग फॉर फार्मा स्टॉक्स? Only a person who is disciplined, and only a person who knows that I have to manage a broad-based, balanced portfolio to beat the benchmark. Generally, individual investors forget this, or they don't focus enough on this, and that is why their portfolios are कभी जन्नत में कभी जहन्नुम में, you know, या like कभी अर्श पे कभी फर्श पे। Love the board exam analogy. तो at what point do we सब decide? लोग everybody has suffered, right? Everyone So we suffered. all know. We've all been there. तो at what point do we decide कि भाई DIY नहीं करना है, फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ही जाते हैं क्योंकि clearly someone else knows better. So, you know, there are many reasons to do this, to have an advisor. They have to play the role of a coach, they have to play the role of a mentor, they have to very important role of Therapist. balancing emotions. Also therapist. Exactly. One of my favorite players in cricket is Mr. Surya Kumar Yadav, right? Now, if you see what is his favorite shot, that, you know, he wants to step ahead, and when the ball comes on his leg, he wants to step ahead and he wants to hit a 6 behind. Correct? Yeah. But I'm quite sure that there are many times he must be doing it कि भाई predetermined या premeditated कि इस बॉल पे मुझे पीछे 6 मारना है। Saying once in a while the coach must be telling him ना कि भाई तुम तो यार तुमको हर दूसरे बॉल पे ये शॉट क्यों मारना है, बॉल देख के करो। सो दैट इज़ द जॉब, राइट? इफ़ आई से कि नहीं सब पैसा स्मॉल कैप में डालो, तो देयर बी समबडी हु विल हैव टू टेल मी ना कि भाई ये तो तुम्हारा प्री मेडिटेटेड है, मार्केट में खाली स्मॉल कैप थोड़ी चलता है, यू नो। सो समबडी हु कीप्स यू ऑन ट्रैक। लोगों को ऐसा लगता है कि उनका काम ये है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें, भाई दैट इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वर्क। राइट, कीपिंग इमोशंस इन चेक इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। क्योंकि एक और ट्रेंड जो अभी मैंने देखा है कि IPO इन्वेस्टिंग में लोग लिस्टिंग गेन्स के चक्कर में भागते हैं, राइट? एंड ऑल्सो GMP को देख के इन्वेस्ट करते हैं। इज दैट अ गुड आइडिया? इट डजंट साउंड लाइक अ गुड आइडिया। दैट्स आल्सो अ फॉर्म ऑफ प्रीमेडिटेटेड इन्वेस्टिंग ना। कुछ लोग बोलते हैं सारे IPO खराब है, करना ही नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए, लिस्टिंग गेन आ जाएगा। तो ये भी एक तरीके का प्रीमेडिटेटेड इन्वेस्टिंग स्टाइल है। इफ़ यू आस्क अस एज अ इंस्टीट्यूशन और एज ए प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट कंपनी, वी लुक एट every IPO ऑन मेरिट, राइट? वी सी what टाइप ऑफ कंपनी इज कमिंग। बट हाँ, जो आपने बताया ना कि भाई ये पॉपुलर है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा चल रहा है, वो सब देख के नहीं करना चाहिए। बिकॉज यू नो देयर आर मेनी टाइम्स कंपनीज, यू नो, व्हेन दे कम फॉर लिस्टिंग उसका प्रीमियम अच्छा होता है, लिस्टिंग भी बढ़िया होती है, फिर 6-12 महीने बाद डजंट डू वेल। सो ऑल सेड एंड डन, एंड यू नो क्या होता है कि अगर आप ब्रोकिंग कंपनीज और रिसर्च को फॉलो करते हैं तो आमतौर पे जो कंपनी की जैसे IPO आ रही है उसका तो क्या ही रिसर्च और कवरेज नहीं होगा, वो तो रिसर्च हमको करना पड़ता है। सो हाउ विल अ इंडिविजुअल इन्वेस्टर डू इट? आई वुडंट जनरलाइज कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आई वुड जस्ट से कि भाई जो आपको समझ में आता है, जो आप एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज किया हुआ है, उसी में करना चाहिए। समबडी इज वर्किंग इन अ कैपिटल मार्केट कंपनी, दे वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, वो डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल डिफेंस चल रहा है, बहुत पॉपुलर है। अरे भाई, अगर आप कैपिटल मार्केट सेक्टर में काम करते हो तो देयर इज़ सम स्कोप कि भाई उसको आप थोड़ा बहुत इवेल्युएट या एनालाइज कर पाओगे। या वर्किंग इन अ कैपिटल मार्केट सेक्टर, यू एंड मी विल हैव सम आइडिया ऑफ विच कंपनीज आर डूइंग वेल। सो इफ यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन, मीनिंग आइडियली यू शुड गो फॉर अ प्रोफेशनल एंड हैव एडवाइजर एट्सेट्रा और अ म्यूचुअल फंड, वो सब ठीक है। बट अज्यूमिंग कि आपको ये एडवाइस नहीं सुनना है, आपको खुद स्टार्ट करना है, तो भाई कम से कम आप जिस सेक्टर में एम्प्लॉयड हो वहाँ से स्टार्ट करो। पता करो कि भाई हमारे सेक्टर में कौन अच्छा कर रहा है। एटलीस्ट यू विल बी एबल टू आस्क अराउंड, एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फिगर आउट, राइट? एंड अगर हाई कन्विक्शन है देन यू डोंट हैव टू यू नो पुट मनी IPO के टाइम ही, बाद में भी आप खरीद सकते हो। बाद में करो, एब्सोल्युटली राइट। राइट। इन द IPO स्पेस SME IPOs भी बहुत पॉपुलर हो गए हैं सडनली। इनफैक्ट लास्ट ईयर ओनली देव रेज सम 80 to 100 crore rupees, विच इज़ इंसेन। तो
Do you think retail investors should consider SME IPOs, especially क्योंकि minimum investment amount is some 2 lakh rupees, which is So significant. actually what happens is that, see, where does the notion of SME IPOs come from and why it may be perceived to be risky? See, when IPOs come for the main board, they might be having a certain size, they might be having a certain scale. When companies are coming in the SME exchange, for instance, the size or the scale, right, track record, all of those things may be very different. Plus the issue size is small, which means there will be less number of investors, which means there will be practically no research coverage. इससे illiquidity और volatility बढ़ जाती है. So there are so many risks in this, correct? But my rule still remains the same, which is not to generalize. I mean, if I understand something, and if I have the ability to understand and figure out that कि भाई ये इसमें वैल्यू है या नहीं है. समझो SME में 100 IPO आया, तो भाई 1-2 चुन के आप करोगे तो समझ में आता है. जैसे पिछले 5-6 साल में आई थिंक मेन बोर्ड में भी 600-700 IPO आएगा. तो आउट ऑफ 600 वी मे हैव इन्वेस्टेड मे बी इन लो डबल डिजिट नंबर्स, डेफिनेटली नॉट इन हंड्रेड्स और 600. सो यू हैव टू बी चूजी. अगर हम थोड़ा जूम आउट करें, गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी इंडिया, एंड अमृतकाल आने वाला है. everyone is really hyping it up, but at the same time ये short term challenges भी आते हैं, जैसे geopolitical tensions, regulatory changes. तो from that standpoint कोई data या कोई आपके पास information है that can help investors make better decisions इस context में? See, कभी कभी क्या होता है कि शेयर के दाम गिरते हैं किसी कारण से. अब किसी भी कारण से जब शेयर के दाम गिरते हैं तो लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि भाई आर्थिक व्यवस्था भी ख़राब होगी, कंपनियां भी ख़राब होंगी. शेयर के दाम क्यों गिरते हैं? शेयर के दाम इस एक्सपेक्टेशन से गिरते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ दिस थिंग विच हैज़ हैपेंड, बिकॉज ऑफ वॉट इज़ हैपनिंग एल्सवेयर, our economy will also get impacted, so our corporate performance also get impacted. So in anticipation of that, share prices fall. Yeah. But because share prices fall doesn't mean that the fears will be true. It has happened in the past that share prices have fallen, but in hindsight we came to know that the economic impact या कंपनियों के परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट जितना शेयर प्राइस सजेस्ट कर रहे थे उतना नहीं था. तो जब भी मार्केट गिरता है तब सब लोगों को ये आकलन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है कि भाई जितना मार्केट में फियर है उतना रियल वर्ल्ड में उतनी तबाही है या नहीं है, या होने वाली या नहीं होने वाली है. आई थिंक दैट वन नीड्स टू एस्टिमेट. एंड इसके लिए क्या होता है कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि अगर आप फाइनेंस के बारे में सोचते समय केवल फाइनेंस के बारे में सोचेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी, काफ़ी चीज़ें समझ नहीं आएंगी. लेकिन अगर आप दूसरे फील्ड से कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे तो आपको शायद बेटर समझ में आएगा. टेक द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स फॉर एग्जाम्पल, right? You must have seen wherever, springs are used everywhere in the world of physics, right? For door closers, for shock absorbers in your cars. If you take a spring which is 10 centimeters in size, right? And that 10 centimeter spring, you apply force to it and you compress it. Let's say 10 centimeter spring is compressed by 50%. So it become 5 centimeters. Now I have very difficult question for you. अब उसको रिलीज करेंगे तो वो कितना % रिकॉइल करेगा? ओरिजिनल लेंस से थोड़ा ज़्यादा शायद बढ़े, तो मतलब 100% रिकॉइल होएगा ना? 100%. या आप तो बोल रहे हो कि 100 से ज़्यादा होएगा. आई डोंट नो, बट मे बी 100% रिकॉइल होएगा. बट इट वुड इवेंचुअली उसकी स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा, व्हिच इज 100%. हाँ, राइट. सो इट विल कम बैक टू. तो ये कैसे हुआ? वही गिरने में 50% है, रिकॉइल करने में 100% है. व्हाई डिड दैट हैपन? बिकॉज व्हेन यू कंप्रेस अ स्प्रिंग it stores energy. Latent energy. Right. Same way, now what has this got to do with a portfolio? When we are holding a portfolio, everybody's focused on the share price or market capitalization or the NAV. But that portfolio is a representation of company's earnings. If the share price falls 50%, it doesn't mean earnings are also falling 50%. No, sometimes in cases like 2008 or in 2020, when the market fell so much, after some months or some quarters, people realize कि भाई earnings तो इतना गिरा नहीं है. So if the earnings remain where they are, they fall temporarily and recover, or they don't fall at all, or they start expanding again with some lag effect. Then share prices would also recoil. No? In 2020, at the beginning of onset of COVID, Nifty was 12,400. That time, the earnings per share of Nifty companies was below 500. But market was thinking recovery होगा, गवर्नमेंट ने टैक्स कट्स किए, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मार्केट तेज़ी में था एकदम. तो 12,000 निफ्टी था
तब निफ्टी की कंपनियों का EPS 500 के नीचे था. देन निफ्टी फेल टू 8700. तो देन तो पीपल शुड थिंक ना कि कोविड आएगा तो निफ्टी कंपनियों का EPS जो 500 है वो 500 आएगा ही नहीं, 250 हो जाएगा. But you know what happened after 6 months, 9 months, 12 months and 18 months? That 500, पहले तो it didn't fall too much. And then it started going up. Now we are at a scenario 5 years later, the earning per share of Nifty companies is expected, like March 2026, expected to be 1100. Even now it is close to in the ballpark of 1000. So what has happened before COVID, Nifty was 12,000, EPS was close to 500. Today, Nifty is 24,500. The EPS is expected to be 1100. तो 2020 में जिन जिन लोगों को डराया कि भाई गिरने में 50% है तो उठने में 100% कैसे उठेगा, तो वो तो आपने विजुअली नंबर्स का प्ले किया ना. हाँ. बट यू डिड नॉट गेट इनटू द फंडामेंटल्स. और ये जो मैं EPS और निफ्टी बोल रहा हूँ वो सबको गणित नहीं समझ में आता है, लेकिन एक स्प्रिंग कैसे चलता है वो तो समझ में आता है ना विजुअली, तो यू कैन अंडरस्टैंड. नो, वो चमकता है. हाँ. जैसे लोग एसेट एलोकेशन करते हैं, हम किसी को क्यों बोलते हैं कि भाई इक्विटी पोर्टफोलियो में गोल्ड मिक्स करना चाहिए, तो लोग कैसे बात करते हैं कि भाई यार गोल्ड में तो बहुत समय परफॉर्मेंस ही नहीं आता है, अभी पिछले 2 साल में आया है, हमेशा तो इक्विटी चलता है. तो जब इक्विटी और गोल्ड को मिक्स भी कर देते हैं ना, तो लोग फिर भी अपने जहन में उसको इक्विटी और गोल्ड को अलग विजुअलाइज करते हैं. हाउ इक्विटी बिहेव्स ऑन इट्स ओन and how gold behaves on its own is a different thing. But when you combine 60% equity with 40% gold, how that combination behaves is a completely different thing. Right? If I meet you in person, you may be one person. If I meet you with your dad, aren't you a slightly different person? It's not the same, right? Yeah, I hope my parents don't watch this episode. But हाँ, I get your point. Yeah, so that's what they need to understand. Okay, and आपके अकॉर्डिंग आने वाले सालों में मार्केट में कौन से सेक्टर्स या पॉकेट्स में अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? I'll definitely answer your question, but I'll just put a disclaimer that generally when we talk about sectors and themes in the coming times, I'm worried that what I say might be already known, and some of these things, it may not be like wow, ये तो मैंने सुना ही नहीं है, ऐसा नहीं है. Because what I believe is that when you're talking about the future trends or themes, some of it might be known, but to capture it, what you need most is not to find out कुछ हटके. What you need is discipline and longevity. देखिए, जो लोग मैथमेटिकली या एनालिटिकली ओरिएंटेड है ना, उनको पता है कि वैल्यू ऑफ अ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर कैश फ्लोज. करेक्ट. और जितने लोग एनालिसिस करते हैं, कंपनी के वैल्यू का आकलन करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं पे कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज के प्रोजेक्शन का एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल बनाते हैं कि भाई ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3. तो ये सारे चीज़ों के बेसिस पे आज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए. तो एनालिसिस सब 8-8, 10-10 साल का करते हैं और फिर स्टॉक खरीद के 2 महीने में बेच देते हैं. लाइक आपने 10 साल का एनालिसिस नहीं किया होगा, बट दैट इज़ हाउ द वैल्यू और एस्टिमेट ऑफ मार्केट कैप, जैसा ब्रोकिंग रिपोर्ट्स देखते हैं, प्राइस टारगेट निकालते हैं वो लोग, एंड द वैल्यू इज रिफ्लेक्टिंग दैट फ्यूचर पोटेंशियल विच इज़ नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ अर्निंग्स डिस्काउंटेड. तो एक महीने में ऐसा क्या ही चेंज हो जाता होगा अदर देन पीपल्स some hypothesis or some sentimental change. So with that in mind, if you ask me, what is needed to capture the value from the future themes and trends is your patience and your ability to remain invested. In the last few years, we've gone from being a poor country to a lower middle class country. And we all have seen the changes around us. Yeah. Right? We've seen banking, we have seen consumer, right? We have seen that the government has, brought tax reforms and investment in infrastructure. So some of these things we have seen. Like India में, I think 100 से कम aircraft होते थे. Now there are, one airline has 400 aircrafts. Fleet size बढ़ गया. Fleet size बढ़ गया. 140 live airports, so many hotels, and right. So we've seen what has happened. Now in the next, say 10 to 15 years, we'll go from being a lower middle class country to a middle class country. Then you can imagine when a country of 140 crore people becomes middle class. It's not like 140 crore people become middle class. It would mean that there'll be lakhs of people who will become crorepati. There'll be crores of people who will become millionaires or lakpati. And then there'll be a huge bunch of people who will come out of poverty. So what I would expect is that everything to do with expensive consumption or discretionary consumption, that is what would really, so stuff like travel, tourism, hotels, apparels, retailing, Got it. those things would really scale.
You can see, eating out. Yeah, it's becoming very branded and standardized. Correct? So that is one. Second is healthcare, because see what happens is that when you see urbanization, when you see formal employment, when you see education, people coming out of poverty, the penetration of insurance, then healthcare becomes. See, when a country is poor, ना बहुत सारे लोगों के बहुत सारे medical issues just go undiscovered or untreated. But when education, urbanization, formal employment, insurance, all these comes up, then the healthcare spend actually goes up. Third is manufacturing. Like, people speak about defense, but I see defense as a subsector of manufacturing. We will see, because 30% of the world's consumer force and labor force will be in India. So we will become a more manufacturing-centric economy. Love the analogies, love the examples. Thank you so much for your time, Ashish. Thank you. तो ये थे इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम अ multi-billion dollar फंड मैनेजर. आपके लिए सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें. दिस इज़ अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded